हेलो स्टूडेंट, कल हमने जो है तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम उसके पुत्र और उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? 1325 फरवरी मार्च, या तो फरवरी या मार्च, ऐसा मतलब जो है थोड़ा क्लियर नहीं है इसमें, या तो फरवरी या मार्च में 1325 ईस्वी में जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। और कहाँ पर हुई थी? अफगानपुर में। कहाँ पर हुई थी? अफगानपुर में। अफगानपुर में हमने पढ़ा था कि जूना खां, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक का पुराना नाम था, उसने एक महल का निर्माण करवाया था, लकड़ी का अस्थायी महल का, और उसमें दबने से उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसकी मृत्यु के बाद 1325 ईस्वी में जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बढ़ा। ठीक है, हमने देखा था कि इसका जो पिता था गयासुद्दीन तुगलक, वो एक संयमित विवेकशील आदमी था, और उसने जो है अलाउद्दीन के समय की चली आ रही व्यवस्थाओं में और उसके उत्तराधिकारियों की व्यवस्थाओं में एक मध्यम मार्ग अपनाया और एक ऐसी नीति अपनाई जिससे सब कुछ सिस्टमैटिक हो गया और साम्राज्य जो है धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। साम्राज्य काफी विस्तार हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक जब शासक बना था तो कोई किसी प्रकार की कमी नहीं थी। ठीक है, लेकिन उसने अपने और कॉन्फिडेंस में, है ना, उस कुछ ऐसी योजनाएं बनाई, कुछ ऐसे निर्णय लिए जो समय से बहुत आगे थे, है ना। परिस्थितियों का सही मूल्यांकन किए बिना, जनता की सही सोच का अध्ययन किए बिना उसने ऐसी योजनाएं बनाई जिसकी वजह से इतिहास में वो एक पागल, मूर्ख ऐसे शासक के रूप में जाना जाता है ना। तो आज जो है हम उसने कौन कौन सी योजनाएं बनाई, है ना, उनकी क्रियान्विति कैसे की और उनमें से कौन सी सफल हुई, कौन सी असफल हुई, इन सब चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और मोहम्मद बिन तुगलक विशेष रूप से अपनी योजनाओं के लिए ही इतिहास में जाना जाता है। अब देखो हम इसकी योजनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। देखो सबसे पहले उसने जो योजना लागू की थी वो थी दोआब में कर वर्दी। कौन सी थी? दोआब में कर वर्दी, 1326-27 में। वो 1325 में बना था, 1-2 साल बाद ही जो है उसने दोआब में कर वर्दी का निर्णय किया। दोआब में करवर्दी के बारे में जानने से पहले अपने को जानना होगा कि दोआब क्या होता है। दोआब क्या होता है? देखो, दोआब होता है दो नदियों के बीच का भाग, दो नदियों के बीच का भाग। और उस समय जो है आपके गंगा और यमुना के बीच का जो भाग था, गंगा और यमुना के बीच का जो भाग था वो दोआब क्षेत्र था। और उसमें वो बहुत ही मतलब जो है उपजाऊ क्षेत्र था, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था, और वहां पर अच्छी पैदावार होती थी। और वहां पर जो ज्यादातर किसान थे वो हिंदू थे। कौन थे? हिंदू थे। तो इस दोआब क्षेत्र में जो है उसने कर वर्दी करने का निर्णय लिया। अब बात आती है कि उसने कर वर्दी करने का निर्णय क्यों लिया वहां पर, है ना? क्या उस पर मुसीबत आ पड़ी थी? हालांकि इससे पहले कर वर्दी की गई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, लेकिन उसने पूरे साम्राज्य में किया था। उसने 1/3 से 1/2 कर दिया था राजस्व की दर। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है पूरे साम्राज्य में न करके केवल दोआब क्षेत्र में जो है उन्होंने वर्दी की थी। अब दोआब क्षेत्र में वर्दी क्यों की थी, इसके बारे में जो है अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। कुछ विद्वान कहते हैं कि जब वो शासक बना था तो उसने जनता में धन लुटाया था, जनता और सेना में धन लुटाया था। अब बात आती है कि उसने जनता और, तो इसका जो कारण बताते हैं कि वो जो शासक बना था तो वो अपने पिता की हत्या करके शासक बना था, पिता की हत्या करके शासक बना था, और लोग उसे पितृहंता समझ रहे थे। क्या समझ रहे थे? पितृहंता समझ रहे थे। तो इसलिए जो है इस बात को दबाने के लिए, है ना, लोगों के मतलब लोगों की मन में अपनी छवि साफ करने के लिए उसने लोगों में धन बांटा, और इससे क्या हो गया कि राजकोष रिक्त हो गया। और इसलिए उस राजकोष को वापस भरने के लिए वो जो है उसने दोआब में करवर्दी की। जबकि दूसरे विद्वानों का मानना है कि उन्होंने जो करवर्दी की वो इसलिए की क्योंकि जो दोआब क्षेत्र के जो ज्यादातर किसान थे वो हिंदू थे और वो बहुत ही संपन्न थे, है ना, और वो कभी कभी विद्रोह करते थे, बहुत ही वो उदंडी थे, और उनको दंड देने के लिए जो है उन्होंने आपके वहां पर कर लगाया। कुछ लोग कहते हैं कि सुल्तान के दिमाग में बहुत सी बड़ी बड़ी प्लानिंग थी, है ना, और उन प्लानिंग को क्रियान्वित करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए था, है ना, धन की जरूरत थी, सेनाओं का निर्माण करना था, और इन सेनाओं का निर्माण जो है वो ज़्यादा राजस्व वसूल करके कर सकता था।
मतलब जो भी कारण रहा हो उसने वहां पर जो है लगान में वृद्धि की, ठीक है। लेकिन ये उसकी बदकिस्मती का हो कि जो है वहां पर उस जिस साल जो है वहां पर कर वृद्धि का निर्णय किया गया, उस साल दोआब क्षेत्र में क्या हो गया, अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया, ठीक है। अब अकाल पड़ गया तो वहां के जो किसान थे वो जो जनरली रेगुलर कर देते वो देने में असमर्थ थे। अब बढ़ा हुआ कर कहां से देते, बढ़ा हुआ कर कहां से देते। लेकिन जो राजस्व अधिकारी थे, जो राजस्व वसूल करने का कार्य कर रहे थे, उन लोगों ने जबरदस्ती उनसे वसूल करने का प्रयास किया, उन पर अत्याचार किया, उन्हें दंडित किया। तो लोग क्या करने लग गए, वो जो है खेतीबाड़ी छोड़कर भागने लग गए, खेतीबाड़ी छोड़कर भागने लग गए। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इस चीज से वाकिफ नहीं था कि ऐसी कंडीशन पैदा हो गई है। जब उसको पता चला तो उसने किसानों के हित के लिए प्रयास भी किया, उन्होंने धन बेल बीज के लिए पैसे भी दिए, है ना, उनका कर भी माफ कर दिया, लेकिन ये बहुत देरी हो गई थी, बहुत देरी हो गई थी। तो कुल मिला के ये बात हुई कि उसकी जो दोआब में कर वृद्धि की जो योजना थी वो पूर्ण रूप से असफल हुई, ठीक है। अब बात आती है उसकी जो है दूसरी योजना, कृषि विभाग का निर्माण या दीवान ए कोई, कृषि विभाग का निर्माण या दीवान ए कोई विभाग की स्थापना। देखो कोई भी व्यवस्था हो, शासन व्यवस्था का विकास है वो धीरे धीरे होता है, शासन व्यवस्था का विकास धीरे धीरे होता है। और जैसे जैसे हमने दिल्ली सल्तनत का इतिहास पढ़ा है उसमें हमने देखा था कि शुरुआत में केवल एक सुल्तान होता था सत्ता का केंद्र, है ना। बाद में उसने अपनी सत्ता को जो है प्रत्यायोजित करना शुरू किया, है ना। आपके दीवान बनाया, वकील बनाया, हाँ, आरिज ममालिक बनाया, दीवान मुस्तकराज बनाया, और अब जो है उसने एक अलग विभाग बना दिया, दीवान कोई। तो इस प्रकार धीरे धीरे एक प्रकार से मंत्रिमंडल बन गया। क्या बन गया? मंत्रिमंडल बन गया। और दीवान कोई नाम का जो है विभाग का जो निर्माण है वो किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और वो कौन सा डिपार्टमेंट संभालता था? कृषि विभाग। कौन सा विभाग संभालता था? कृषि विभाग संभालता था, ठीक है। अब कृषि विभाग जो है इसने संभालने के साथ ही जो है एक नई प्लानिंग बनाई। उसने जो है एक 60 वर्ग मील क्षेत्र एक चुना, 60 वर्ग मील का जो है एक क्षेत्र चुना और एक अनुपजाऊ क्षेत्र था, और उस क्षेत्र को जो है उन्होंने कृषि योग्य बनाने का बीड़ा उठाया, कृषि योग्य बनाने का बीड़ा उठाया। और ये जो 60 वर्ग मील क्षेत्र चुन के जो उत्सुक और जो जरूरतमंद किसान थे उनको दी गई, और उसको जो है उपजाऊ बनाने का प्रयास किया गया। और इसके लिए 70 लाख टका जो है भी दिया गया था इसके लिए, है ना। और उसमें जो है बदल बदल के कई प्रकार की फसलें बोई गई, हाँ, कई प्रकार के प्रयास किए गए, और इन सब चीजों के लिए 3 साल का टाइम पीरियड तय किया गया, 3 साल का टाइम पीरियड तय किया गया। लेकिन ये क्या हुआ कि ये योजना भी असफल हो गई। अब असफल क्यों हो गई? कि जो उन्होंने जो है आपके ये 60 वर्ग मील का क्षेत्र चुना था वो बिल्कुल ही उपजाऊ नहीं था, बिल्कुल ही उपजाऊ नहीं था, ठीक है। इसके अलावा जो है किसानों को जो आपके ऋण दिया गया था वो अधिकारी और किसान मतलब जो है उन्होंने नष्ट कर दिया, उसको खा गए, अधिकारी खा गए, और किसानों ने उसको दूसरे कामों में काम ले लिया। तो इस प्रकार कुल मिला के ये जो उसकी योजना जो थी वो बिल्कुल भी फेल हो गई, ठीक है। तो दूसरी योजना भी उसकी फेल हो गई। पहली योजना दोआब में कर वृद्धि की योजना फेल हो गई, फिर कृषि विभाग का जो निर्माण किया था और उसके अंडर में जो प्लान बनाया था उसने वो भी फेल हो गया। अब तीसरा जो बात आ रही है वो आता है राजधानी परिवर्तन का। कब आता है? राजधानी परिवर्तन का। ये भी 1326-27 में किया गया था, ठीक है, 1326-27 में किया गया था राजधानी परिवर्तन। देखो आपके जो है सल्तनत काल में भारत की राजधानी दिल्ली रही है, ठीक है, दिल्ली रही है, और दिल्ली से जो है शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता था, शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता था, ठीक है, और बेहतर तरीके से किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया, आपके उससे पहले बलवन वगैरह उन लोगों ने किया, ठीक है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी भारत पर अभियान किए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी भारत में अभियान किया था, उनको जीता भी था, लेकिन अपने राज्य में शामिल नहीं किया था, अपने राज्य में शामिल नहीं किया था। तो उनको कंट्रोल करने का मतलब ही नहीं था, वो कर वगैरह देते थे, और अगर वो बंद कर देते तो वापस अभियान कर लेते थे। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक जो मोहम्मद बिन तुगलक का पिता था उसने इस नीति में परिवर्तन किया, और दक्षिण को करद राज्य बनाने की बजाय उन्होंने उनको जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया, अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। और जब सम्मिलित कर लिया तो ये नैतिक जिम्मेदारी हो गई उनकी कि उनको बनाए रखा जाए। अब मोहम्मद बिन तुगलक की एक नैतिक जिम्मेदारी हो गई कि उनको बनाए रखा जाए। और आपको पता है कि दक्षिण और उत्तर में दूरी जो है वो ज्यादा है, और अगर आप दिल्ली में रहकर चाहते हैं कि आप जो है दक्षिण को कंट्रोल करें तो ये इम्पॉसिबल बात थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जब पापा ने इतना दिया तो हमारा नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उसको मेंटेन रखें, बना के रखें। तो उसने कहा कि इसका क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसे करो, किसी दूसरे को नियुक्त कर दो वहां पर,
है ना, किस सूबेदार को नियुक्त कर दो, भरोसेमंद व्यक्ति को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उधर आदमी अगर कोई जाता था दक्षिण में तो वो जो है वो वहां जाके विद्रोह कर देता था और वो अलग हो जाता था। तो इन सब समस्याओं से निपटने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या सोचा कि क्यों ना हम जो है दिल्ली को छोड़ के राजधानी उधर बना ले, ताकि जो आपके एक देवगिरी जो चूज किया था उन्होंने, देवगिरी को, जिसके बारे में हमने पढ़ा था रामचंद्र देव, शंकर देव, हरपाल देव, ये पढ़ा था, ये जो देवगिरी है उसको चूज कर लेते हैं। और वो जो है बिल्कुल एक तरह से मिडल में थी, साम्राज्य क्या थी, मिडल में थी, और उससे क्या होगा, इस सारे साम्राज्यों को कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसा उसका सोचना था। लेकिन जो विद्वान है, जो उसके दरबारी इतिहासकार थे और कुछ थे, उन्होंने जो है इसके लिए अलग अलग कारण दिए कि उन्होंने राजधानी परिवर्तन क्यों किया। पहला जो है बर्नी कहता है, बर्नी जो उस समय तारीख फिरोज शाह लिखी थी उसने, फिरोज शाह तुगलक के काल में था, उसने जो है उसकी योजना बारे में बताया है कि उसने राजधानी परिवर्तन क्यों किया। तो उसने राजधानी परिवर्तन का जो रीजन बताया वो ये बताया कि जो देवगिरी है वो साम्राज्य मिडल में स्थित थी, इसलिए उसने राजधानी परिवर्तन किया है। अब इसका कारण समझ में आ जाता है, जायज भी है। दूसरा जो कारण बताया वो इब्न बतूता ने बताया। किसने बताया? इब्न बतूता ने बताया। इब्न बतूता ने क्या कहा है कि उसने जो राजधानी परिवर्तन इसलिए किया कि दिल्ली के जो लोग थे वो क्या करते थे, कागजों के अंदर गोल बड़ा कागजों के अंदर गाड़ी लिख लिख के और जो है फेंकते थे उसके दरबार में, और इससे जो है वो परेशान हो गया था। तो ये तो एक हंसी वाली बात हो गई, क्योंकि इतना बड़ा सुल्तान ऐसे तुच्छ कारणों के लिए राजधानी परिवर्तन नहीं कर सकता। तो जो है मेन रीजन जो हम देख सकते हैं वो यही था कि भाई जो है आपके मिडल में था। इसके अलावा हो सकता है कि उसने ये प्लानिंग की हो कि उत्तर भारत में तो इस्लामी संस्कृति का प्रसार हो गया था, लेकिन दक्षिण भारत जो है इस्लामी संस्कृति से बिल्कुल अछूता था, तो वो चाहता था कि दक्षिणी भारत में भी इस्लामी संस्कृति का प्रसार हो। तो इस प्रकार जो है वो राजधानी परिवर्तन करना चाहता था। तो अब बात है कि इसने क्रियान्विति कैसे की। तो उसने जो है एक ऑर्डर निकाला कि भाई जो है आप राजधानी छोड़ के उधर चलो, सब लोगों को, जनता को, जो है जो आपके दरबारी थे, जो भी अमीर थे, सबको, उलेमा थे, सबको कहा ठीक है, और उन्होंने ऑर्डर दे दिया। अब सब जनता जो है एकदम से हक्की बक्की रह गई कि यार ये क्या हो गया, है ना, एकदम से इतना देना, ये घर बार छोड़ के जाना अपने मुश्किल काम होता है, ठीक है। और इस समय से जो है इसके जो फरमान वगैरह हम जनरली कहते हैं कि एक ऐसा कई बार जो सरकार ऐसे ऑर्डर निकाल देती है जो हमको जो है एक असमंजस की कंडीशन में डाल देता है, या अपने को लगता है कि भाई हमारे साथ ज्यादती की जा रही है, तो उसको हम तुगलकी फरमान कहते हैं, है ना, तुगलकी फरमान कहते हैं। तो ये इसी समय प्रसिद्ध हो गया था कि तुगलकी फरमान मनचाहे जैसे निकाल देते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जो है आप जो है दिल्ली छोड़ के वहाँ पर चलो। तो उसमें सब लोगों को कहा गया, तो सब लोग रवाना भी हो गए। लेकिन आपको पता है कि इतनी डिस्टेंस को पार करना, आवागमन के साधन नहीं थे, है ना, तो इतनी डिस्टेंस छोड़ के जाना बहुत ही मुश्किल काम था। तो उस दौरान कई लोग मर गए, है ना, कई लोगों को कई प्रकार की परेशानी हुई, है ना। तो दिल्ली एक तरफ से बिल्कुल उजड़ गई, है ना। ये अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं कि वहाँ पर कोई कुत्ता बिल्ली भी नहीं रहा, हाँ, कोई भी व्यक्ति जो असमर्थ था, विकलांग था, है ना, अंधा था, वो बच गए थे, ऐसा कहा जाता है। जबकि सब लोग जो है वहाँ पर चले गए थे, ठीक है। लेकिन फिर भी वहाँ पर जाके भी लोग जो है सेटिस्फाइड नहीं हो पाए, क्योंकि अपना घर होता है, नए माहौल में सेट होना बहुत ही मुश्किल काम होता है। सब लोग जो है परेशान हो गए, सब लोग जो है असंतुष्ट हो गए, विद्रोह पर उतारू हो गए। तब उसको जो है इस चीज का एहसास हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक को इस चीज का एहसास हुआ, और उसने जो है 1335 में वापस उसने जो है राजधानी परिवर्तन का आदेश दे दिया, है ना। तो अब वापस जाए, आज थोड़े लोग उस समय मर गए जाते वक्त, आधे लोग वापस आते वक्त मर गए। तो इस प्रकार जो है एक प्रकार से इसकी ये योजना भी असफल हुई, वो लोग जो है इससे असंतुष्ट हो गए। तो ये तीसरी योजना भी इसकी असफल हो गई। अब बात आती है इसकी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ये जो है इसके काल की जो योजना थी, इसमें क्या किया था उसने, सांकेतिक योजना का जो उसने प्रचलन है आपके इसके बाद में किया था, इन सब योजना के बाद में किया था 2930 में, ठीक है। कब किया था? 2930 में, 1329-30 में इसका प्रचलन किया था, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था 1329-30 में। अब बात आती है सांकेतिक मुद्रा क्या होती है। तो सांकेतिक मुद्रा वो होती है, एक प्रकार से हम इसको प्रतीकात्मक मुद्रा कह सकते हैं, या जो वर्तमान में जो मुद्रा चलती है, वर्तमान में जो मुद्रा चलती है वो एक सांकेतिक मुद्रा है, ठीक है। मान लो हम एक 2000 का नोट यूज में लेते हैं, ठीक है, लेकिन क्या उसका मूल्य 2000 है? 2000 उसका मूल्य नहीं है। उस कागज के टुकड़े का 2000 कौन देगा? कोई दे सकता है क्या? लेकिन उसके पीछे सरकार का विश्वास है, सरकार हमें गारंटी देती है कि जो है आप 2000 देंगे तो इस मूल्य की चीजें आपको दी जाएगी, है ना, गारंटी देती है। वेद वो जो है मुद्रा है ना। लेकिन
ये कदम बहुत ज्यादा आगे था, ये कदम उसका 14वीं शताब्दी में लिया गया था। अभी ये जो अपनी 21वीं शताब्दी चल रही है, अभी तो लगता है मतलब जो है असामयिक नहीं लगता है, लेकिन ये उस समय असामयिक था, ठीक है। और उसने जो जब निर्णय लिया, और उस समय क्या होता था कि जो मुद्रा चलती थी, एक तो चलती थी टका, एक चलती थी जीतल, ठीक है। टका चांदी का होता था, टका चांदी का होता था और जीतल तांबे का होता था। अब उसने क्या किया कि जो चांदी का टका चलता था उसकी जगह उसने तांबे का टका चलाया, और जैसा फरिश्ता कहता है वो कहता है कि कांसे का चलाया था, ठीक है, जो जैसा भी टका चलाया था। और उसने कहा कि इसकी वैल्यू जो होगी वो चांदी के टके के बराबर होगी, चांदी के टके के बराबर होगी, ठीक है। अब उसने ऐसा आदेश निकाल दिया, लेकिन ऐसा आदेश निकालने से पहले उसने परिस्थितियों का सही अध्ययन नहीं किया, है ना, उन परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं किया जो उसके बाद में पैदा होने वाली थी। कि भाई एक तो है कि जब आप ये चला रहे हैं तो पहले तो आपको ये नियंत्रण करना चाहिए कि एक स्पेशल टकसाल से ये बनेगा, है ना, कोई भी उसकी कॉपी नहीं कर सकेगा, और इसके जो गुप्त चीजें हैं वो जानकारी केवल सरकार के पास ही रहेगी। लेकिन ये बिना इन चीजों का प्रबंध किए ही उसने जो है चला दिया, ठीक है। अभी जो मुद्रा चलती है तो उसमें एक स्पेशल टकसाल में ये मुद्रा बनती है। इतना व्यवस्था होने के बाद भी जो है नकली नोट वगैरह छपते हैं, लेकिन उस समय उसने बिना व्यवस्था किए ही जो है क्या कर दिया, सांकेतिक मुद्रा चला दी, है ना, उसका मूल्य जो है उसके बराबर रख दिया। अब लोग क्या कर दिया तो उसमें जो है कोई स्पेशल क्वालिटी की वो नहीं थी मुद्रा, मतलब सिंपल सी बनाई जाती थी। ऐसी सिंपल सी मुद्रा घर पे भी बनाई जा सकती थी, घर पे बनाई जा सकती थी। तो लोगों ने क्या किया, वैसी की वैसी मुद्रा घर पे बनाना शुरू कर दिया, और दैनिक जो अपने काम थे उसमें उसको यूज लेना शुरू कर दिया। और अपना अगर कोई हो, अपने को लेनी हो तो वो चांदी की टके ही मांग करते थे, है ना। व्यापारी लोग जो बाहर के थे वो जो है चांदी उसको लेने से मना कर दिया कि भाई हम क्यों ले तांबे की मुद्रा, चांदी का टका लाओ, है ना। इससे क्या विदेशी व्यापार गिर गया। भाई आजकल क्या होता है कि मान लो कि हमारे विदेश व्यापार होता है, मान लो हमारी मुद्रा वहां पर नहीं चलती है, तो उसके बदले में जो है वो ट्रांजैक्शन उसका होता है, उसको बदला जाता है, डॉलर में बदला जाता है। तो उस प्रकार की उसने व्यवस्था नहीं की गई, तो विदेशी व्यापार भी गिर गया, घर घर में जो है वो मुद्रा बनाई जाने लग गई, है ना। और तो इस प्रकार जो है लोगों में अविश्वास पैदा हो गया। फिर बाद में जब उसको एहसास हुआ तो उसने जो है उसका ये निर्णय भी वापस ले लिया, और उसने कहा कि आप जो है तांबे के जो टके वगैरह जो है वो जमा करा दो वहां पर, और जो है वापस चांदी के टके ले लो। लेकिन ये व्यवस्था बिना सोची समझी और ये खत्म, इसकी जो है आपके असफल हो गई, ठीक है। अब बात आती है अगला जो था इसके, वो था मंगोल आक्रमण। इसके काल में जो घटना हुई थी वो हुई थी मंगोल आक्रमण, वो भी 1337 के लगभग हुआ था, ठीक है। मंगोल जो है वो तरमासरीन जो एक शासक था ट्रांसआक्सियाना का, तरमासरीन जो ट्रांसआक्सियाना शासक था, उसने जो है आक्रमण किया था। अब इसके बारे में अलग अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं कि ये खुद पराजित होके, मध्य एशिया के शासक से पराजित होके जो है यहाँ पर आया था, शरण के लिए आया था, है ना। और फिर बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे कुछ सहायता देके वापस भेज दिया था। और कुछ लोग कहते हैं कि वो आक्रमण करने के लिए आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको घूस देकर, उसको रिश्वत देकर वापस भेजा था। तो कुल मिला के ये योजना भी उसकी जो लगभग फैली कही जा सकती है, ठीक है। अब अगला जो बात आ रही है वो आती है आपके खुरासन। किसकी आती है? खुरासन विजय की। किसकी आती है? खुरासन विजय की। देखो खुरासन विजय की हम बात कर रहे हैं। खुरासन जो है, खुरासन कहां था? खुरासन जो है वर्तमान ईरान क्षेत्र में था। कहां था? ईरान क्षेत्र में था, ठीक है। और यहां पर कुछ अव्यवस्था चल रही थी, यहां पर कुछ अव्यवस्था चल रही थी। यहां पर जो शासक था उसका नाम था अबू सैयद। क्या नाम था? अबू सैयद। और एक व्यक्ति था चौगान, मलिक चौगान नाम का व्यक्ति था। अबू सैयद थोड़ा अल्पवयस्क था, है ना, और उसका चौगान नाम का संरक्षक था, ठीक है। तो यहां पर ईरान क्षेत्र में कुछ अव्यवस्था चल रही थी। फिर बाद में अबू सैयद हालांकि इतना अल्पवयस्क नहीं था, 16-17 साल का था, ठीक है। तो वो जो है इसकी लड़की से शादी करना चाहता था, है ना, चौगान की लड़की से, है ना। और लेकिन चौगान राजी नहीं था, तो उसने क्या है, इसकी लड़की के लिए उसकी हत्या करवा दी, चौगान की हत्या करवा दी। तो उसके जो पुत्र वगैरह थे और दूसरे अमीर सरदार है वो डर गए, और डर के भाग के जो है कहां पर आए? दिल्ली में आए, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के पास में, और उससे सहायता की याचना की। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो तैयार भी हो गया, और उसने इसके लिए क्या किया कि 3,70,000 सैनिक भर्ती किए। 3,70,000 सैनिक भर्ती किए। उनको जो है एडवांस में 1 साल का वेतन दे दिया, है ना, सब कुछ कर दिया।
और फिर बाद में यहाँ पर जो है आक्रमण करने की योजना बनाई। लेकिन तभी जो है यहाँ की परिस्थितियां चेंज हो गई, क्योंकि अबू सईद जो था जिसके ऊपर अटैक कर रहे थे उसने मिस्र के शासक से दोस्ती कर ली, तो वो शक्तिशाली हो गया। इसके अलावा और भी कोई विद्रोही वगैरह जो थे जो उनसे उनको खतरा था वो भी इससे मिल गई। तो इस प्रकार इसकी वो शक्तिशाली हो गया। तो फिर बाद में जब परिस्थिति ऐसी चेंज हो गई तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है खुरासान पर विजय करने का जो विचार है वो त्याग दिया। तो इस प्रकार विचार जब त्याग दिया तो जो 3,70,000 सैनिक मतलब उसने भर्ती किए थे वो तो वापस उनको विसर्जित कर दिया गया सेना को। और जब 3,70,000 सेना जो स्पेशली इसी काम के लिए बनाई गई थी और उन सैनिकों को जब हटा दिया गया तो वो सब लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। और जो बेरोजगार होता है आदमी तो वो बहुत ही आतंकित हो जाता है ना, विद्रोह करने पर उतारू हो जाता है। तो इस प्रकार सेना उसके प्रति फिर असंतोष बढ़ा। ठीक है, अब बात आती है आपके जो है अगली योजना है वो नगरकोट पर विजय। वो होता है आपके 1337 में। नगरकोट जो है आपके पंजाब में स्थित है, पंजाब के कांगड़ा जिले में स्थित है, पंजाब के कांगड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर एक हिंदू शासक करता था और मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पर अटैक किया और इस शासक को पराजित कर दिया। पराजित कर लिया, लेकिन उसने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली तो उसका राज्य उसको वापस लौटा दिया गया। तो इस प्रकार ये छोटी सी विजय प्राप्त की थी, उसमें भी उससे जो राज्य मिला था उसको ही उसने वापस लौटा दिया। ठीक है, अब अगला जो बात आती है वो है कराचल पर चढ़ाई। 1337-38 कराचल पर चढ़ाई की जाती है। और कराचल जो होता है ना ये आपके हिमालय की तराई में क्षेत्र होता है, हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश क्षेत्र है ना, वहां पर जो है ये कराचल क्षेत्र होता है। मतलब बीच में चीन और इंडिया के बीच में होता है ना, बॉर्डर पे है ना। और ये बहुत महत्वपूर्ण शासक था, ये चीन तक विजय प्राप्त करना चाहता था। तो उसने कराचल पर आक्रमण करने के लिए 10,000 की सेना भेजता है। वो कराचल पर आक्रमण करने के लिए क्या करता है, 10,000 की सेना भेजता है। पहली बात आती है कि उसने कराचल पर आक्रमण क्यों किया था, तो इब्न बतूता कहता है कि वो उत्तरी भारत को, सूर्य को जीतना चाहता था, उत्तरी भारत में किसी प्रकार के आक्रमण को वो रोकना चाहता था। ठीक है, तो उसने 10,000 की सेना भेजी, किसके नेतृत्व में, खुसरो मलिक जो उसका भतीजा था उसके नेतृत्व में उसने क्या की, 10,000 की सेना भेजी और उसको कहा भी था खुसरो मलिक को, भाई ज्यादा आगे मत जाइए, है ना, ज्यादा आगे बढ़ना जो है बर्फ है, आप इनकी परीक्षा देखियो डाको नहीं है ना, तो इधर आगे नहीं जाना है। लेकिन वो बहुत जिद्दी आदमी था और जिद्दा तक बढ़ गया। कहां तक बढ़ गया, जिद्दा है हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में, जिद्दा तक बढ़ गया, उसको जीत लिया। और उसको जीतने के बाद उसके जो है उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई, उसके हौसले बढ़ गए, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और उसने कहा कि मैं तो आगे तक बढ़ूंगा चीन की तरफ, है ना। तो वो तिब्बत की तरफ चला जाता है, और उस समय क्या था कि उस समय मौसम था सर्दी का, क्या था, सर्दी का मौसम था और उसकी वहां की भौगोलिक परिस्थितियों से वो वाकिफ नहीं था। तो सर्दी बढ़ने से सेना में बीमारी बढ़ गई, है ना, सर्दी से लोग मरने लग गए, है ना। और ऊपर से वहां के जो लोग थे वो पत्थर वगैरह फेंकने लग गए। तो उससे क्या हो गई कि इसकी सेना ज्यादातर खत्म हो गई। और उसमें से केवल इब्न बतूता की माने तो बर्नी की माने तो उसकी सेना में केवल 3 ही सैनिक वापस लौट के आए और सारी की सारी सेना खत्म हो गई। तो इस प्रकार ओवरऑल हम देखें कि जो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो भी योजनाएं बनाई थी या जो भी अभियान किए थे वो आपके जो है ज्यादातर मात्रा में 90% विफल ही हुए थे। ठीक है, क्योंकि उसने जो भी अभियान बनाए थे वो बिना परिस्थितियों का सही मूल्यांकन किए हुए, बिना जनता की सोच को समझे हुए समय से आगे बढ़कर जो है वो योजनाएं बनाई थी और ये जो है उसकी योजनाएं असफल हुई। तो आज जो है हम यहीं पे पढ़ेंगे, कल अगला टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।